हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे बताएं, क्या आपको आवाज़ आ रही है? बताइए, क्या आप लोगों को आवाज़ आ रही है? एम ऑडिबल? हेलो हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। देंगे मुझे चंदा, हर्ष। पीडीएफ पूरा अपलोडेड है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के नाम से आलोक। आप जाके एक बार देखिए। हालांकि कल का पीडीएफ में देख पा रहा हूँ अपलोड नहीं हुआ है। मैं एक बार टीम से पूछ करके आपको बता दूंगा कि क्या कारण रहा कि कल का पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ। ठीक है। और मैंने कल वैसे जो पीडीएफ भेज दिया है वो बहुत आने वाले लेक्चर्स तक का भेज दिया है, तो आपको इशू नहीं जाएगा। ये पूरे हफ्ते जो हम पढ़ने वाले हैं, इस पूरे वीक में जो हम पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीज़ें मैंने साथ में भेज दी हैं। ठीक। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, बट मैं टीम से बोल के क्लास के तुरंत बाद आपको पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा। ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ा जाए फिलहाल। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। हाँ बिल्कुल यार, रोहित शर्मा, रिंकू सिंह गजब पारी खेले। ऐसी ही पारी आप लोग को खेलनी है एग्जाम के दिन। बढ़िया, बिल्कुल शानदार। हाँ। तो कल की क्लास में अभी लगातार हम ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों का अध्ययन कर रहे हैं। अभी लगातार हम ब्रिटेन की इकोनॉमिक पॉलिसीज को स्टडी कर रहे हैं कि आर्थिक नीतियों ने किस तरह भारत को प्रभावित किया। और इन्हीं आर्थिक नीतियों के क्रम में हमने अब तक की कक्षा में स्थायी बंदोबस्त, इजारेदारी, इन व्यवस्थाओं का अध्ययन किया है। पहले हमने बैकग्राउंड समझा, फिर हमने इजारेदारी व्यवस्था की बात की, और फिर हमने स्थायी बंदोबस्त की बात की, अर्थात हमने परमानेंट सेटलमेंट को डिस्कस किया। आज की क्लास में सबसे पहले हमें रैयतवारी व्यवस्था की बात करनी है, जिसे टॉमस मुनरो ने शुरू किया था। बेसिकली इस व्यवस्था को शुरू तो कर्नल रीड ने किया था, लेकिन क्रेडिट जो है वो टॉमस मुनरो को दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है क्योंकि टॉमस मुनरो ने इसे पूरे मद्रास में लागू किया था। देखो, मद्रास में एक जगह है 12 महल नाम की। उस जगह पर कर्नल रीड ने सबसे पहले इस व्यवस्था को लागू किया था। फिर आगे जाकर के जब टॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर बनता है, तो उसने इस व्यवस्था को फिर हर जगह लागू कर दिया, या हम कहें कि पूरे मद्रास में उसने इस व्यवस्था को लागू कर दिया। ये हमें चीजें देखने के लिए मिलती हैं। फिर अगला है महलवाड़ी व्यवस्था। इसे हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था। हॉल्ट मैकेंजी ने इस व्यवस्था को शुरू किया था, उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। दोनों में बेसिक सा अंतर है, जिस बात को हम समझेंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए, अगले टॉपिक को पढ़ते हैं। पहले समझ लेते हैं और फिर मैं आपको उसको नोट डाउन करवा दूंगा, हम लिखवा देंगे। ठीक। चलो, और आज कोशिश करना दोस्तों कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स जा करके आप बातें ना करें, है ना। कई बार आप लोग मर्यादा भूल जाते हैं अपनी, और ऐसी बातें करते हैं कि वो उचित नहीं लगता, है ना। तो ध्यान रखें इन चीज़ों के बारे में, और फोकस करें पढ़ाई के ऊपर। मैंने कहा अनु जी, पीडीएफ शायद अपलोड नहीं हुआ है। क्लास के बाद 11-12 बजे तक पीडीएफ अपलोड हो जाएगा फॉर श्योर। चलो।
ध्यान दें। तो देखें दोस्तों, हम अगले टॉपिक को शुरू करेंगे, तो हेडिंग लगाएं रैयतवारी व्यवस्था। चलिए हेडिंग लगाएंगे। अगली हेडिंग ये कौन सी हेडिंग होगी? रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी सिस्टम। ठीक है, अब इसमें हमें क्या किन किन बातों का अध्ययन करना है, तो आइए एक बार हम ये लिख लेते हैं। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, नंबर 1, कि इस व्यवस्था का एक परिचय पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। परिचय के बाद जो हम डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स। विशेषताओं के बाद हम इसके उत्तरदायी कारकों का अध्ययन करेंगे, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स को स्टडी करेंगे, और फिर हम इसके प्रभाव का अध्ययन करेंगे, फिर हम इसके इफेक्ट्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि आखिर ये क्या होता है। ओके, फिर हम इसकी विशेषताएं पढ़ लेंगे, हम इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेंगे, फिर हम रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स की बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे फैक्टर थे जिनकी वजह से रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करना पड़ा। क्योंकि ऑलरेडी जब परमानेंट सेटलमेंट चल रहा है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में, तो फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लाने की क्या आवश्यकता पड़ी, इन सब बातों का अध्ययन हमें इसमें करना होगा। तो चलें इसको पहले समझना शुरू करें बहुत बेसिक तरीके से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखें, समझे, ध्यान दें। देखो, सबसे पहले एक शब्द यहां पर समझे कि शब्द जो है वो है रैयत। अब ध्यान देना, समझना, रैयत का अर्थ सामान्यतः होता है किसान। रैयत का अर्थ क्या होता है? किसान। अब एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है वीजे काले। इतिहासकार का नाम है वीजे काले। वीजे काले लिखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास दो बैल हो, एक गाड़ी हो, गाड़ी मतलब बैलगाड़ी की बात हो रही है यहां पर, उसके पास एक हल हो और साथ ही साथ में उसके पास कुछ जमीन हो, तो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने क्या माना है? रैयत माना है। ऐसे व्यक्ति को उन्होंने क्या माना है? रैयत माना है। पर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट है दोस्तों इस व्यवस्था में, कि रैयत का जो अर्थ है वो किसान ही है। जो रैयत है उसका सामान्य अर्थ क्या निकलता है? किसान। तो अब आप खुद सोचिए कि इस व्यवस्था का नाम क्या दिया गया है। तो इस व्यवस्था का नाम दिया गया है रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी सिस्टम। मतलब इसमें ऐसा कुछ होगा कि किसानों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा, जो फार्मर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा। तो इस व्यवस्था की खास बात यही थी दोस्तों कि इस व्यवस्था में जो सरकार है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है या ब्रिटिश क्राउन की सरकार है, उन्होंने सीधा जो कॉन्ट्रैक्ट किया, जो सीधा संपर्क उन्होंने स्थापित किया, वो किसानों से किया। इसका अर्थ यह था दोस्तों कि अगर आप परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था को देखें तो परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था कि यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नीचे जमींदार होते थे। याद है आप लोगों को? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नीचे जमींदार होते थे और जमींदार के नीचे हमें किसान देखने के लिए मिलता था। हम ये जानते थे कि जो किसान है, किसान किसको अपना टैक्स दे रहा है? तो किसान अपना टैक्स जमींदार को देता था लैंड रेवेन्यू के रूप में, और जमींदार इस टैक्स को कहां तक पहुंचाता था?
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंचाता था। तो इस व्यवस्था में हमने ये कहा था कि स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था में जो किसान हैं उनका सरकार से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, जो फार्मर्स हैं उनका गवर्नमेंट से डायरेक्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जमींदार का सरकार से प्रत्यक्ष संबंध है और जमींदारों को ही भूमि का स्थायी मालिक माना गया है, भूमि का मालिक माना गया है। हालांकि अगर वो लोन नहीं दे पाते थे तो जमींदार की भूमि को भी छीन लिया जाता था, पर यह हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में यह नहीं होगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था इस प्रकार की व्यवस्था है कि ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है या ब्रिटेन की सरकार है, आप ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, और फिर इसके नीचे सीधा किसान है। किसान को ही हमने क्या कहा है? रैयत कहा है। तो सीधा समझौता किसके साथ है? जो भू राजस्व का समझौता है, जो कॉन्ट्रैक्ट है लैंड रेवेन्यू का, वो सीधा किसान के साथ है। और किसान सीधा सीधा टैक्स किसको दे रहा है दोस्तों? तो किसान सीधा सीधा टैक्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रहा है। तो इस व्यवस्था में हमें देखने मिलता है कि बीच में कोई भी मध्यस्थ या बिचौलिया नहीं है, बीच में कोई भी एजेंट या मीडिएटर नहीं है। किसान और सरकार के बीच में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश हुआ है। तो जो हमने स्थायी बंदोबस्त में आलोचना की थी वही यहाँ पर सुधारने की कोशिश की गई है। अभी हालांकि आप इसकी विशेषता पढ़ेंगे, अभी बड़ा खुश मत होइए कि नहीं सर ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई, अब तो किसानों का जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा सर, अब तो बिल्कुल हर जगह खुशहाली ही खुशहाली छाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि ये अच्छा काम भी बुरे उद्देश्यों से जब किया जाता है तो कैसे आप किसी का शोषण कर सकते हैं, आप किसी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जो हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगा। ठीक, अब थोड़ा सा इसकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी आपको पता होना चाहिए, कुछ बहुत बेसिक बातें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। देखिए, इस व्यवस्था की जो शुरुआत की थी, जो इस व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय जाता है, वो एक व्यक्ति है, कर्नल रीड। कर्नल रीड नाम का एक व्यक्ति था और कर्नल रीड ने इस व्यवस्था को मद्रास में एक जगह है दोस्तों, 12 महल नाम की जगह पर इसे पहली बार इंप्लीमेंट किया था। लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में इसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया। उसने एक एक्सपेरिमेंट के रूप में जो 12 महल वाला क्षेत्र है वहां पर सबसे पहले 1792 के आसपास इसे इंप्लीमेंट किया। ठीक है, 1792 के आसपास उसने इसे इंप्लीमेंट किया। डेट याद रखना जरूरी नहीं है। फिर आगे जाकर के क्या होता है दोस्तों कि ये व्यवस्था इस क्षेत्र में सफल हो जाती है। 12 महल वाले इलाके में ये जो व्यवस्था है ये सफल हो जाती है। फिर एक व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति का नाम है टॉमस मुनरो। व्यक्ति का नाम क्या है? टॉमस मुनरो। अब जो टॉमस मुनरो है ये मुख्य रूप से दोस्तों मद्रास का गवर्नर है। ये क्या है? ये मद्रास का गवर्नर है और इसने देखा कि ये व्यवस्था सफल हुई है तो उसे संपूर्ण मद्रास पर लागू कर दी। संपूर्ण मद्रास, याद रखिए उस समय के मद्रास में पूरा तमिलनाडु, कुछ क्षेत्र आंध्र प्रदेश का, कुछ क्षेत्र तेलंगाना का, ये सब शामिल है। तो टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को पूरे मद्रास पर लागू कर दिया, पूरे के पूरे मद्रास पर इंप्लीमेंट कर दिया। फिर आगे चल करके ये लगभग 1820 की बात डेट। फिर इसके बाद दोस्तों एक और व्यक्ति है एल्फिंस्टन नाम का, एक और ब्रिटिश अधिकारी है जिसका नाम है एल्फिंस्टन। ठीक है, एल्फिंस्टन ने क्या किया, उसने देखा कि मद्रास में यह व्यवस्था सफल हो रही है तो इसने इसे संपूर्ण संपूर्ण बंबई में लागू कर दिया। संपूर्ण बंबई में इसे लागू कर दिया, पूरे बंबई में इसे लागू कर दिया 1823 के आसपास। ठीक, तो इसका श्रेय जाता है कि इसने इस व्यवस्था को बंबई में लागू किया। और आगे जाकर के एक व्यक्ति आएंगे जिनका नाम है गोल्ड स्मिथ, वो इसमें सुधार करेंगे। गोल्ड स्मिथ और विंगेट नाम का व्यक्ति। तो सुधार किसने किया इस व्यवस्था में? सुधार करने का श्रेय जाता है गोल्ड स्मिथ तथा
विंगेट, इन दोनों ने इस व्यवस्था में सुधार किया था। ये बस आपको याद रखना है। ये बहुत बेसिक फैक्चुअल बातें हैं कि इस व्यवस्था की शुरुआत करने का श्रेय कर्नल रीड को जाता है, जिसने मद्रास के 12 महल वाले क्षेत्र में इसे लागू किया था। परंतु टॉमस मुनरो, जो कि मद्रास का गवर्नर था, उसने इसे संपूर्ण मद्रास में लागू किया। एल फिंस्टन ने इसे संपूर्ण बंबई में लागू किया, जबकि गोल्ड स्मिथ और विंगेट नाम के अधिकारियों ने इसमें सुधार किया। तो ये सबसे बेसिक बातें हैं। दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स। अब ये भी हमें पता होना चाहिए कि सर आखिर इसे कहाँ कहाँ लागू किया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बनेगा कि सर क्षेत्र क्या था। तो देखिए दोस्तों, इसे लागू किया गया मद्रास में, इसे लागू किया गया बंबई में, इसे लागू किया गया पूर्वी बंगाल, जो पहाड़ी क्षेत्र है मुख्य रूप से, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग। और दोस्तों, ये पूरे ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी का 51% था, ठीक है। ब्रिटेन का भारत में जितना भी हिस्सा है, जितनी भी भूमि है, उसका 51% था। अब आप सोच के देखिए कितने बड़े क्षेत्र में इसे लागू किया गया है। स्थायी बंदोबस्त को सिर्फ 19% क्षेत्र में लागू किया गया था, सिर्फ 19% रीजन में लागू किया गया था, जबकि इस व्यवस्था को 51% क्षेत्र में लागू किया गया, 51% पार्ट में इसे लागू किया गया। मुझे बताओ, यहां तक कोई समस्या है क्या, कि यहां तक सारी बातें स्पष्ट है? फिर हम विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। बताइए, क्लियर है? हाँ, मुनरो। देखिए, अगर एग्जाम में आता है तो मुनरो ही लिखेंगे, क्योंकि मुनरो ने इसे बड़े पैमाने पर फैलाया था। नहीं, ये किसी भी जगह पर लागू नहीं किया गया जहां पर दोस्तों स्थायी बंदोबस्त था। बिल्कुल। बोथ द सिस्टम वाज, इवन नॉट बोथ, ऑल द सिस्टम्स। अभी महलवारी भी आप पढ़ोगे, वो भी साथ ही साथ में काम कर रहा है। कर्नाटक वाले इलाके में आता है कुर्ग, ठीक है। कर्नाटक में आता है, कर्नाटक का एक क्षेत्र है कुर्ग, ठीक। अच्छा, कोई कह रहे हैं दूसरी स्लाइड भी दिखा दे, ये देखिए। चलिए, तो एक बार इतना लिख लें पहले हम, फिर हम विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। नहीं, मैं लिखवा दे रहा हूं आपको अभी। चलें। अब इसमें पता है आप कैसा लिखो, आप ऐसा मत लिखो, आप सिंपल एक वो बनाओ। ये आपकी कॉपी है, यहां पर परिचय ऐसे लिख लो, पैराग्राफ में, ठीक। चलो, देखें दोस्तों। शुरू करो, शैल वी स्टार्ट। बता दें मुझे एक बार, तैयार हैं आप लोग तो? मैं अभी बताता हूं आपको कैसे। चलिए, मुझे बताएं, लिखना शुरू करें। एक बार बता दें। चल, लिखेंगे तो दोस्तों अब आप लोग लिखें। सबसे पहले परिचय में, रैयतवारी, रैयतवारी एक ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था थी। रैयतवारी एक ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था थी, जिसे जिसे टॉमस मुनरो ने टॉमस मुनरो ने ऐसा लिख, सॉरी सॉरी, जिसे कर्नल रीड ने जिसे
कर्नल रीड ने कर्नल रीड ने शुरू कर्नल रीड ने शुरू किया था। हालांकि हालांकि थॉमस मुनरो के द्वारा यह व्यवस्था संपूर्ण मद्रास जबकि एल्फिंस्टन के द्वारा संपूर्ण बंबई में लागू की गई थी। संपूर्ण बंबई में लागू की गई थी। ठीक है। इस व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। इस व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। और ये लेकिन पता है बना लेना कहीं पर, ये जो है ना ये बना लेना अलग से। इस व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। चलिए इंग्लिश में लिखिए। रयतवारी वॉज अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ ब्रिटिशर्स। रयतवारी वॉज अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ ब्रिटिशर्स। लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ ब्रिटिशर्स लिखें फुल स्टॉप लगा के। कंसेप्ट वॉज गिवन बाय कर्नल रीड। whereas Thomas Munro implemented this. Thomas Munro implemented this on entire Madras, and Elphinstone implemented it on entire Bombay. On entire Bombay. थोड़ा पीछे करके देख लीजिए एक बार। On entire Bombay. Followings were the full stop लगा के followings were the characteristics of this system. Followings were the characteristics of this system. आप टॉमस मुनरो को चूज करेंगे। ठीक है, टॉमस मुनरो। वैसे अब तक जितने सवाल मैंने देखे हैं उसमें ऐसा नहीं हुआ कि दोनों ऑप्शन दिए गए हों। आप टॉमस मुनरो को चुनेंगे। चलिए अब समझे थोड़ा सा, बताइए थोड़ा समझेंगे आप लोग चीज़ों को, तो ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। और देखो एक बात समझें आप लोग, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जितने लोग हैं, मैं 2-3 दिन से बोल देता हूँ, 2-3 बार बोल दिया मैंने। अब आप लोग ये समझें कि जो पढ़ने वाले लोग हैं, जब मैं बोल रहा हूँ कि आप पढ़ें समझें, कृपया करके कमेंट बंद करो, है ना। कमेंट से क्या मिलेगा आपको? आपका डिस्ट्रैक्शन ही होगा ना दोस्तों। तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि समझना है चीज़ों को, तुरंत कमेंट बंद किया, अपनी फुल स्क्रीन चालू की और सुनना शुरू कर दिया। देखो उसी लिए आप यहाँ बैठे हो ना, इतनी सुबह सुबह उठ करके, तो वो काम करो जिसके लिए बैठे हो। चलो अब ध्यान दो। तो अब हमें इसकी विशेषताओं का अध्ययन करना है। अब हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है कि इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो देखिए दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक में हम 2 बातें ऑलरेडी जान चुके हैं। जैसे पहली बात हमने ये जान ली है कि सर ये जो है ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर लागू किया गया। जो भी उस समय पर ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी थी, जो भी उस समय ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य था, जितने भी क्षेत्र पर फैला हुआ था, उसके 51% भाग पर, उसके 51% एरिया पर हमने किसे लागू किया था? रयतवारी को लागू किया था ब्रिटिशर्स ने। अब इसमें मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो वो भी हम समझ चुके हैं कि सर इसमें मद्रास वाला क्षेत्र है, सर इसमें बंबई वाला क्षेत्र शामिल है, इसमें असम वाला क्षेत्र शामिल है, साथ ही साथ में आप देखें तो इसमें पूर्वी बंगाल का क्षेत्र शामिल है, और कर्नाटक में जो कुर्ग वाली जगह है वो भी इसमें शामिल है, कुर्ग जो कि कर्नाटक में आता है। तो इतने क्षेत्र इसमें शामिल हैं, ये हमने डिस्कस किया।
दूसरी बात जो हमने आपको हिंट दिया था कि इस व्यवस्था में होने ये लगा दोस्तों कि जो ब्रिटिश सरकार है, जो ब्रिटिश सरकार है वो क्या करने लगी, ब्रिटिश सरकार ने जो लगान संबंधी समझौता है या जो भू राजस्व समझौता है, जो भू राजस्व समझौता है, लैंड रेवेन्यू एग्रीमेंट है, वो किसके साथ किया, वो रैयतों के साथ किया, वो किसानों के साथ किया। अब इसके लिए दो तीन चीजें आवश्यक हो गई कि जब आप समझौता किसान के साथ कर रहे हो, जब आप रैयत के साथ सीधा अग्रीमेंट कर रहे हो, तो आपको पता तो होना चाहिए कितने किसान हैं। जैसे आज आप देखें कि भारत में जब इनकम टैक्स लिया जाता है या डायरेक्ट टैक्स लिया जाता है तो गवर्नमेंट का डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडिविजुअल के साथ। जैसे मान लीजिए कि आई एम एन इनकम टैक्स पेयर, तो मेरे साथ सीधा प्रत्यक्ष संबंध है सरकार का, पर उसके लिए सरकार ने मेरा रजिस्ट्रेशन करवाया, सरकार ने कहा कि आप पैन कार्ड लेकर के आओ, तो फिर जितना भी ट्रांजैक्शंस होता है वो पैन कार्ड में दिखता है और फिर सरकार को पता चल जाता है कि आपकी आय इस श्रेणी से ज्यादा है या इस क्रम से ज्यादा है, तो फिर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहां पर भी पता तो होना चाहिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इसके लिए क्या किया गया दोस्तों, दो पहला काम यह किया गया कि किसानों का पंजीकरण किया गया। ये पहली बार देखने मिल रहा है आपको भारत में कि किसानों का पंजीकरण किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मर्स किया, जितने भी किसान थे उन्हें पंजीकृत किया गया। और न सिर्फ किसानों का पंजीकरण किया गया बल्कि भूमि का सर्वेक्षण भी किया गया, भूमि का सर्वेक्षण भी किया गया, अर्थात सर्वे ऑफ लैंड। अब आप कहेंगे सर ये लैंड के सर्वे करने की जरूरत क्या थी, क्या जरूरत थी ये लैंड के सर्वे करने की। देखो सर्वे दो कारणों से किया गया। एक तो ये पता चल जाए कि किसान के पास कितनी जमीन है, दूसरा ये पता चले कि ऐसी कौन सी जमीन है जो सामुदायिक होती थी। सामुदायिक का मतलब समझते हैं, कम्युनिटी के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप एक कॉलोनी में रहते हैं और उस कॉलोनी में एक गार्डन है, तो उस गार्डन पे क्या आपका अधिकार है? नहीं, उस पर सभी कॉलोनी वासियों का अधिकार है। इसीलिए आप क्या बोलोगे कि ये कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है। तो ऐसे बहुत सारे तालाब थे, बहुत सारी ऐसी जमीन थी जो कम्युनिटी की जमीन हुआ करती थी। तो वो उस पर अधिकार किसका आ गया? ब्रिटेन का अधिकार आ गया। कहा कि इस पर समुदाय का अधिकार नहीं है, इस पर किसका अधिकार है? ब्रिटेन का अधिकार है। पहली बात। दूसरी बात, दो बातें होंगी। तीसरी बात, भूमि का सर्वेक्षण इसलिए किया गया ताकि यह पता चल सके कि किस जमीन की उत्पादकता ज्यादा है और किस जमीन की उत्पादकता कम है। कौन सा ऐसा लैंड है जिसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, कौन सा ऐसा लैंड है जिसकी प्रोडक्टिविटी कम है। क्योंकि दो आधारों पर भू राजस्व को निर्धारित किया गया था। जो भी सिंचित क्षेत्र होते थे जहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो वहां 60%, 60% लैंड रेवेन्यू लिया जाता था। और जो क्षेत्र असिंचित हैं, जहां इरिगेशन नहीं हो रहा है, वहां 50%, 50% लैंड रेवेन्यू लिया जाता था। तो इन सबको डिसाइड किया गया कि हाँ, ब्रिटिश सरकार जो है वो भू राजस्व समझौता करेगी किसानों के साथ, और डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट किया इस बार, किसी भी बिचौलियों को बीच में नहीं रखा गया। इसी के साथ एक चीज और आई कि पहले भू राजस्व की दर की बात कर लेते हैं कि सर भू राजस्व की दर क्या रखी गई, जो लैंड रेवेन्यू है उसका रेट क्या रखा गया। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी सिंचित क्षेत्र होता था, जो भी इरिगेटेड एरिया होता था, इरिगेटेड, वहां पर कुल उपज का 60%, 60% ऑफ टोटल प्रोड्यूस 60% लिया जाता था। और जो असिंचित इलाका था, अर्थात जो नॉन इरिगेटेड एरिया था, वहां पर उपज का 50% लिया जाता था, 50% लिया जाता था। दुख की बात यह है कि मान लीजिए कि एक किसान अगर अपना लगान नहीं भर पाया, अगर एक किसान अपना लगान या भू राजस्व नहीं भर पाया, तो उसके पास दो ऑप्शन होते थे। पहला ऑप्शन था उसके पास कि वो अपनी जमीन को, जो भी उसके पास जमीन है, जो भी उसके पास लैंड है, वो या तो उसे बेच दे या तो वो उसे सेल कर दे। और अगर सेल नहीं करना है तो वो उसे गिरवी भी रख सकता था, वो उसे
मॉर्गेज के रूप में भी रख सकता था, गिरवी भी रख सकता था दोस्तों। और जैसे ही किसानों ने गिरवी रखना जमीन शुरू किया, यहां पर एक वर्ग का उदय हमें देखने मिलेगा, और वो वर्ग रहेगा महाजनों का वर्ग। महाजन, इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दक्षिण भारत में इसे चिट्टी के नाम से जानते हैं, महाजन के नाम से जानते हैं, इसी को हम साहूकार के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसी को हम सेठ के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो अब किसान क्या करने लगे, किसान को तो अपना कर चुकाना है। किसान नहीं चाहता कि भैया, क्योंकि अगर वो लगान नहीं चुकाएगा तो उसकी जमीन उससे छीन ली जाएगी। ये रूल था कि अगर उसने लैंड रेवेन्यू नहीं दिया तो उसकी जो जमीन है, उसकी जमीन उससे छीन ली जाती थी। ये चीज है। तो किसान क्या करने लगे, साहूकारों के पास जाने लगे, वो महाजनों के पास जाने लगे, चिट्टीज के पास जाने लगे, और कहने लगे कि आप हमारी जमीन गिरवी रख लीजिए और बदले में हमें पैसा दे दीजिए। और फिर आप याद रखिए, अगर आपने बॉलीवुड फिल्में देखी हैं तो आपने देखा होगा कितना भयंकर शोषण किया जाता था लोगों का, कितना एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था लोगों का। किसान अनपढ़ है, आया, जमीन के कागज पर हस्ताक्षर करा लिए, कुछ करा लिए हस्ताक्षर, बेचारा वो जैसे तैसे करके पैसा एकत्रित करके वापस गया कि मेरी जमीन के कागजात मुझको दे दो, वो भी नहीं मिले, वो भी नहीं मिले। क्लियर। तो इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया गया लोगों का, इतना अधिक शोषण किया गया लोगों का, ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है। तो अपनी जमीन को गिरवी रख लेते थे लोग, ये सारी चीजें हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग चीजों को, राइट। तो गिरवी, तो यहां से एक महाजनी व्यवस्था का उदय हुआ, और यहीं से कृषक ऋणग्रस्तता की शुरुआत हुई। यहीं से दोस्तों आप देखेंगे कि कृषक ऋण ग्रस्तता की शुरुआत होगी। ओके, फार्मर्स डेप्टनेस की शुरुआत होगी। जो किसान है वो लगातार लगातार गहरे कुएं में जाता रहेगा। अब आगे बढ़े, देखें तो इसमें जैसा मैंने कहा कि अगर लगान नहीं दिया, अगर लगान नहीं दिया तो क्या होता था, जमीन जब्त, लैंड को सीज कर लिया जाता था। अगर किसान ने लगान नहीं दिया तो क्या कर लिया जाता था दोस्तों, लैंड को सीज कर लिया जाता था। अब इसमें एक और व्यवस्था थी दोस्तों, कि जो भू राजस्व की दर है, ये देखें, ध्यान दें इस बात पर, कि जो भू राजस्व की दर है, जो लैंड रेवेन्यू का रेट है, ये अस्थायी था, ये स्थायी नहीं था जैसे कि हमें स्थायी बंदोबस्त में देखने मिला था। ये अस्थायी था, अर्थात ये वॉलेटाइल था, इसे हम चेंज कर सकते थे। इट वॉज नॉन परमानेंट, इट वॉज नॉट परमानेंट। इसमें एक प्रावधान था कि प्रत्येक 30 वर्ष के बाद, प्रत्येक 30 वर्ष के बाद, इसमें कई जगह 20 लिखा रहता है, सो 20 से 30 वर्ष के बाद, प्रत्येक 20 से 30 वर्षों के बाद जो भू राजस्व है उसकी दर को, उसकी जो दर है उसको दोबारा से कैलकुलेट किया जा सकता था। अब ये भयंकर बात है। देखो, स्थायी बंदोबस्त सरकार ने लागू तो कर दिया बंगाल में, पर धीरे धीरे महंगाई बढ़ती गई, लेकिन स्थायी बंदोबस्त में जो लगान की दरें हैं, जो लैंड रेवेन्यू का रेट है, वो इंक्रीज नहीं हुआ। और चूंकि उसमें लैंड रेवेन्यू का रेट इंक्रीज नहीं हो रहा था, तो इसीलिए सरकार को वहां से ज्यादा आय नहीं मिल रही थी, गवर्नमेंट को वहां से ज्यादा इनकम नहीं मिल रही थी। अब दूसरी बात, वो उस व्यवस्था को हटा नहीं सकते थे, ठीक है, इसलिए नहीं हटा सकते थे कि वहां पर उन्हें जमींदारों का समर्थन मिल रहा है, वहां पर उन्हें जमींदारों का बहुत ज्यादा समर्थन है, और ऑलरेडी किसानों का इतना शोषण हो रहा था कि अब अगर बीच में वो लगान बढ़ाते तो उन्हें इस बात का भी डर था कि ऐसा ना हो कि अब एक बहुत बड़ा आंदोलन हो जाए। तो एक प्रकार से परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था में अंग्रेज ट्रैप हो सकते थे। कहते हैं कि ना उसको वो बोलते हैं कि ना ही बाहर निकाल पा रहे हैं, ना ही निगल पा रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति बन चुकी है। गले में एक हड्डी की तरह वो फंसा हुआ है, ठीक, गले में एक हड्डी की तरह वह फंसा हुआ है। तो ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है। तो यहां पर
जब उन्होंने रैयतवारी व्यवस्था को शुरू किया तो उसी में एक प्रावधान लिख दिया कि प्रत्येक 20 या 30 वर्षों के बाद, मुख्य रूप से 30 वर्ष हुआ करते थे पर कई जगह 20 वर्ष भी है, प्रत्येक 20 या 30 वर्षों के बाद भू राजस्व का दोबारा निर्धारण किया जाएगा। जो लैंड रेवेन्यू की रेट है उसे दोबारा तय किया जाएगा। तो इस सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी थी, अंग्रेज अपनी जरूरतों के हिसाब से इसको बदल सकते थे। अब मुझे बताएं कि आपको ये समझ में आया? क्या ये बात स्पष्ट है? ऐसा नहीं हो पाता था अभिषेक, क्योंकि देखिए सिस्टम है। और दूसरी बात यह है, ये मेरे दिमाग में भी आया, लेकिन वो ऑलरेडी तय कर देते थे। वो क्या करते थे कि वो उपज उन्होंने तय कर दी, परसेंटेज तो लिखा है अभी आपने, वो एक आधार बना लेते थे। जैसे मान लीजिए कि 2000, ऐसा मान लेते हैं कि 2020 में आपकी जमीन पर 100 किलो का उत्पादन हुआ, तो वो 2020 को एक आधार वर्ष बना देते थे, बेस ईयर बना देते थे। अभी आप इकॉनमी पढ़ेंगे तो इकॉनमी में आप आधार वर्ष वगैरह पढ़ेंगे, बेस ईयर वगैरह आप जान रहे होंगे, तो वो उसे बेस ईयर बना देते थे। और जैसे ही वो उसे बेस ईयर बनाते थे, आधार वर्ष बनाते थे दोस्तों, तो अब उतना तो चाहिए उन्हें, आप कैसे भी लेकर के आओ। वो एक बार आपका उत्पादन देख लिए कि इतना उत्पादन हो रहा है, अब उन्हें पता है कि इतना पैसा तो हमारे पास आना ही चाहिए, इतना तो आएगा ही। ये व्यवस्था थी। समझ में आया फिर आपको? जी हाँ, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सोशल, एक्सट्रीमली एक्सप्लॉयटेटिव। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। और आप मान के चलिए कई जगह पर कुछ पुस्तकों ने ये लिखा है कि कुछ क्षेत्रों में 80-82% तक इस दर को बढ़ा दिया गया था कुछ क्षेत्रों में। आप सोच के देखिए जरा, आप 100 रुपए कमा रहे हो और 83 रुपए में आपसे हर महीने ले रहा हूं, क्या बचा आपके पास? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बचा ना। चलो, तो विशेषताएं लिखेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। हाँ, मैंने कहा ना कि दोनों व्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ चल रही हैं। स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था है, परमानेंट सेटलमेंट की जो व्यवस्था है, वो बंगाल वाले क्षेत्र में है, और जो ये व्यवस्था है ये आपको मद्रास वाले क्षेत्र में देखने मिले। चलिए भैया अब लिखना शुरू करते हैं, ये तो समय नहीं बचेगा। फिर एक और व्यवस्था पढ़ना है अभी, रैयत महलवाड़ी। वो भी रिलैक्सेशन नहीं था अभिषेक, अगर आपको लगान तो देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो आपको लगान देना पड़ेगा। चलें, इसमें पहली विशेषता लिखें, नंबर 1। देखो हमने इंट्रो लिख लिया था, याद है आपको? एक बार पहले मुझे बताओ जल्दी से, हमने इंट्रो लिख लिया था, अब हमें उसमें विशेषताएं लिखना है। तो पहली विशेषता लिखिए उसमें, समय काल तो आजादी तक ही रहा है, शुरुआत 1820 से मान लीजिए, है ना, 1820 से शुरू मान लीजिए। चल लिखे पहला पॉइंट, यह व्यवस्था, यह व्यवस्था संपूर्ण ब्रिटिश भारत के, संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर लागू की गई। यह व्यवस्था, यह व्यवस्था संपूर्ण ब्रिटिश भारत के, यह व्यवस्था संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर लागू की गई। दिस सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड, दिस सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन, ऑन 51% of the whole British Indian territory, 50% of entire British Indian territory, on 50% of, 50% of entire British Indian territory.
जिसके तहत जिसके तहत बंगाल सॉरी जिसके तहत मद्रास, बंबई, पूर्वी बंगाल, असम व कुर्ग का क्षेत्र शामिल था। जिसके तहत मद्रास, बंबई, पूर्वी बंगाल, असम व कुर्ग का क्षेत्र शामिल था। which included the which included the parts of Madras, Mumbai, Eastern Bengal, Assam and Kurg. दूसरा पॉइंट लिखें, सेकंड पॉइंट लिखें। किसानों को भूमि भूमि का पट्टा दिया गया तथा किसानों को भूमि का पट्टा दिया गया तथा ब्रिटिश सरकार ने उनसे प्रत्यक्ष भू राजस्व समझौता किया। प्रत्यक्ष भू राजस्व समझौता किया। एक सेकंड रुकेंगे। ठीक है, इंग्लिश में लिखें। Riots were given land on lease. Riots were given land on lease by British government and government had direct land revenue contract with riots। लिखें अगला पॉइंट। लो भैया फेस देख लो। अगला लिखो। सेकंड, इस व्यवस्था में बिचौलियों या मध्यस्थों की आवश्यकता नहीं थी। इस व्यवस्था में बिचौलियों या मध्यस्थों की आवश्यकता नहीं थी। देखें, there was no mediator or agent there was no mediator and agent there was no mediator or agent there was no mediator or agent between farmers and government ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। इस व्यवस्था में रैयतों का पंजीकरण तथा भूमि का सर्वेक्षण किया गया। इस व्यवस्था में रैयतों का पंजीकरण तथा भूमि का सर्वेक्षण किया गया। In this system, registration of rayat and survey of land
survey of land done by the government. Registration of rayat and survey of land performed by the government. Performed by the government. उसका कारण मैं आपको बताता हूं आनंद, अभी आगे जाकर के आप समझ पाएंगे। चलिए अगला लिखें, अगला पॉइंट। सिंचित भूमि पर सिंचित भूमि पर भू राजस्व की दर 60%, जबकि असिंचित भूमि पर भू राजस्व की दर 50% रखी गई। 50% रखी गई। ओके, मैं कुछ मतलब एक बार आप वहां जा सकते हैं हेल्प वगैरह पे, तो शायद हो जाए। सिंचित भूमि पर भू राजस्व की दरें 60%, जबकि असिंचित भूमि पर 50% रखी गई। इंग्लिश में रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज 60% on irrigated land and 50% on non-irrigated land. पूर्वी बंगाल का क्षेत्र में नहीं लागू किया गया था। देखो क्या हुआ था, मैं बढ़ाऊंगा आपको मर्जर ऑफ बंगाल के बारे में। तो कुछ क्षेत्र जो पहाड़ी इलाका था उसे पूर्वी बंगाल कहा जा रहा है। ठीक, अगला पॉइंट लिखे, अगला पॉइंट लिखे। भू राजस्व की दरें भू राजस्व की दरें स्थायी नहीं थी। भू राजस्व की दरें स्थायी नहीं थी, स्थायी नहीं थी। अर्थात अर्थात प्रत्येक 20 या 30 वर्षों में अर्थात प्रत्येक 20 या 30 वर्षों में भू राजस्व का पुनः निर्धारण किया जाता था। भू राजस्व का पुनः निर्धारण किया जाता था। इंग्लिश में लिखें, द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू the rate of land revenue was not fixed was not fixed they were reassessed between 20 to 30 years. They were reassessed between 20 to 30 years. 20 to 30 years. अगला लिखें, सामुदायिक संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो गया। सामुदायिक संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो गया। देखें, कम्युनिटी लैंड्स were owned by government. आखिरी पॉइंट लिखेंगे, लास्ट पॉइंट।
लगान या भू राजस्व ना देने पर, भू राजस्व ना देने पर जमीन को जब्त कर लिया जाता था। भू राजस्व ना देने पर जमीन को जब्त कर लिया जाता था। लैंड वॉज सीज्ड इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ, in case of non-payment of land revenue, in case of non-payment of land revenue। हालांकि हालांकि किसान जमीन को, जमीन का एक हिस्सा बेचकर, जमीन का एक हिस्सा बेचकर या उसे गिरवी रखकर, या उसे गिरवी रखकर भू राजस्व, भू राजस्व की राशि, भू राजस्व की राशि को अदा कर सकते थे। भू राजस्व की राशि को अदा कर सकते थे। Although farmers could pay the due, although farmers could pay the due, although farmers could pay the due by selling or merge their land, by selling or merge their land। रैयत की जगह क्या लिख रहे हो आप? ठीक है, तो ये है दोस्तों कहानी। बताइए, रैयतवारी व्यवस्था आपको समझ में आई? फिर हमें अब इसके कारणों को समझना है। जैसे आपके प्रश्न आ रहे हैं कि सर क्यों स्थायी बंदोबस्त था तो इसे लागू किया गया, क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई, क्या चीजें थी, वो भी हमें डिस्कस करना है। पहले मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ तक बात स्पष्ट है? दीजिए, मैं आपको दिख भी रहा हूँ बहुत आसानी से। क्या यहाँ तक बात स्पष्ट है? नहीं, किसानों को इसमें कोई फायदा नहीं हुआ। अब किसानों का शोषण जमींदारों की जगह साहूकार कर रहे थे। ये बात जो आप कह रहे हैं लोकेश, इसका प्रभाव यही हुआ कि किसान कभी भी एग्रीकल्चर में निवेश नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जब इतना बड़ा हिस्सा हमारा रेवेन्यू के रूप में जाना है तो हम निवेश क्यों करें, है ना। तो किसान इसमें निवेश नहीं करते थे। जनरली वो बहुत रिलक्टेंट हो जाते थे अबाउट द इन्वेस्टमेंट पर्पस। सर बिचौलिया, देखो बिचौलिया का अर्थ यहाँ पर जमींदार वर्ग से है। तो जमींदार लोग जो थे उन्हीं को बिचौलिया कहा गया है, उन्हीं को मध्यस्थ कहा गया है। ठीक, तो यहाँ तो है ही नहीं जमींदार वर्ग, तो वो दिक्कत ही नहीं है। नहीं तो गिरवी रखने में आप खेती कर सकते हैं ना, ये बात नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि आपने घर गिरवी रखा, तो अगर आपने घर गिरवी भी रखा है तब भी आप अपने घर में रह सकते हैं। एक इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा जो भी पैसा आपने लिया है, और जिस दिन आप पैसा दे दोगे उस दिन आपके घर के कागज आपको मिल जाएंगे। हाँ, वो एक वर्ग उसी प्रकार का वर्ग था, लेकिन बड़े जमींदारों की यहाँ अकाल के समय राहत नहीं मिलती थी, कोई राहत नहीं मिलती थी लोग। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ा जाए। क्लियर है यहाँ तक? अगर उससे पैसे ना लौटा पाए तो वापस नहीं मिलेगा। राइट, बिल्कुल सही सुमैया, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आई थिंक मुझे लगता है अब बात हो चुकी है ना, तो आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा अब तो फिर मुझे लगता है वही सवाल आपके रिपीट हो रहे हैं। अब हमें ये समझना है कि इसके उत्तरदायी कारक क्या थे, ये भी जानना जरूरी है कि इसके कारक क्या थे। जो सवाल आपके मन में आ रहे हैं कि सर एक व्यवस्था जब चल रही है परमानेंट सेटलमेंट, तो उसी को पूरे भारत पे क्यों लागू नहीं किया गया। देखो, इसका सबसे बड़ा कारण था परमानेंट सेटलमेंट का परमानेंट होना।
बहुत अच्छा एक डायलॉग है इतिहास की किताब में, द एक्चुअल रीजन बिहाइंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अदर पॉलिसीज इन इंडिया बिकॉज परमानेंट सेटलमेंट वाज द परमानेंट। क्योंकि स्थायी बंदोबस्त स्थायी था, यही कारण है कि सरकार ने दूसरे क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की नीतियां लागू की। इसका अर्थ समझ रहे हैं आप लोग? देखो प्रॉब्लम यही थी कि जो परमानेंट सेटलमेंट था, जो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था थी, उसमें आपने क्या किया था, रेट ऑफ रेट ऑफ रेवेन्यू रेट ऑफ रेवेन्यू को आपने स्थायी बना दिया था। तो इसमें परिवर्तन नहीं कर पा रहे थे। हालांकि उसमें एक क्लॉज था कि परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन इसमें परिवर्तन बहुत लंबे समय से नहीं किया गया था। और ये मानना था कि अगर हमने सडनली इसमें कोई चेंज किया तो ऐसा ना हो कि बंगाल के लोग या यहाँ के किसान विद्रोह कर दें। तो अब वो बन चुके थे। वही जो मैंने कहा आपसे, ये सबसे बड़ी कारण था कि दूसरी जगह पर दूसरी व्यवस्थाएं क्यों लागू की गई। दूसरा एक और कारण ये कहा गया कि मद्रास मद्रास साथ ही साथ असम, पूर्वी बंगाल, यहां पर कोई भी बड़ा जमींदार वर्ग नहीं था। यहां पर शुरुआत से लोग एक प्रकार से कम्युनिटी एग्रीकल्चर परफॉर्म करते हुए आए थे। तो यहाँ बहुत बड़ा कोई ऐसा वर्ग नहीं मिला जिसे आप जमींदार वर्ग कह सके। और यहाँ की टेरिटरी भी अलग है। आप असम की टेरिटरी देखिए, आप बम्बई की टेरिटरी देखिए, आप पूर्वी बंगाल की टेरिटरी देखिए, यहाँ पर टेरिटरी अलग है, भौगोलिक विशेषताएं काफी अलग है। तो ये इसका दूसरा कारण था। और तीसरा जो इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है, वो माना जाता है रिकार्डो को। किसको माना जाता है? रिकार्डो। देखो रिकार्डो ब्रिटेन का एक विचारक है, एक आर्थिक और सामाजिक विचारक है रिकार्डो। रिकार्डो कौन है? एक विचारक है, एक फिलोसोफर है ब्रिटेन का। तो रिकार्डो ने एक विचारधारा दी। रिकार्डो ने कहा कि सरकार का किसी भी चीज, जैसे भू राजस्व है, लैंड रेवेन्यू है, तो सरकार का भू राजस्व पर सबसे अधिक अधिकार होना चाहिए। रिकार्डो ने भयंकर बात बोली। रिकार्डो ने कहा कि अगर किसी भी किसान के पास एक जमीन का टुकड़ा है, तो पहली बात तो किसान को यह नहीं समझना चाहिए कि वो जमीन का मालिक है। हमेशा उसे याद रखना चाहिए कि जमीन पर अल्टीमेट अधिकार किसका है? राज्य का है। और दूसरी बात उसने सरकार से यह कही कि ऐसी स्थिति में आपको करना यह होगा कि किसान मान लीजिए कि 100 किलोग्राम अनाज का उत्पादन कर रहा है, तो इसमें बस आप उसका श्रम मेहनताना निकाल दीजिए, इसमें बस आप उसकी लेबर कॉस्ट को घटा दो। अब मान लो कि लेबर कॉस्ट कितनी आ रही है, लेट्स अज्यूम कि 30 किलो लेबर कॉस्ट आ रही है। इसको एक काम करते हैं, आसान बनाते हैं, रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए कि एक किसान 1,000 रुपए का उत्पादन कर रहा है एक साल में, और एक साल में उसकी लेबर कॉस्ट कितनी आई? मान लीजिए कि 400 रुपए आई। तो रिकार्डो का कहना यह था कि इसमें से लेबर कॉस्ट को घटाओ और बाकी जितना भी पैसा मिलेगा उस पैसे पर किसका अधिकार होना चाहिए? सरकार का अधिकार होना चाहिए। सोच देख रहे हो आप? सिर्फ लेबर कॉस्ट हटा दो, बाकी चीजों को क्या करना है। तो रिकार्डो की इस विचारधारा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर। उन्होंने कहा कि हम मध्यस्थों को पैसा क्यों दें, आप क्यों बीच में जमींदार को पैसा दे रहे हो और उसे अमीर बना रहे हो। हम सीधा किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और 60%, 70%, 80% तक भू राजस्व वसूला गया। कारण क्या था? रिकार्डो की विचारधारा। अब वो ये कैलकुलेट करने लगे कि अच्छा, अगर मैं इस पे मजदूर लगाता तो मुझे उस मजदूर को कितना अमाउंट देना पड़ता। इस प्रकार से उनकी कैलकुलेशन होने लगी थी। तो ये 3 बहुत बड़े कारण थे कि स्थायी बंदोबस्त की जगह रयोतवारी व्यवस्था को क्यों लागू किया गया, परमानेंट सेटलमेंट के स्थान पर रयोतवारी सिस्टम को क्यों लागू किया गया। बात समझ में आई? बताओ, क्लियर है? सर अगर लेबर ही कर्ण है तो ये आवर क्या? अच्छा, लेबर ही करना है। यार देखो, एक चीज आप समझो दोस्तों, कोई भी किसान किसान
है कोई यहाँ पर, कोई, इज देयर एनीबडी हु इज अ फार्मर? आप पूछना कभी भी किसी भी किसान से, और अगर आपके घर में है, उसके लिए उसकी जमीन से कीमती कुछ नहीं होता। जमीन और पहले पशु बहुत कीमती होते थे इसके लिए वो, क्योंकि देखो उन्हें पता है ना कि जीवन का आधार यही है। तो कैसी भी स्थिति होती है, किसान कभी अपनी जमीन का त्याग नहीं करना चाहता। वो कहेगा कि मैं अपनी ही जमीन पर लेबर कर लूंगा, लेकिन मैं अपनी जमीन का त्याग नहीं करूंगा। और किसान नहीं करते जमीन का त्याग, यार वही उनके लिए सब कुछ है, एवरीथिंग, हर चीज वही है उनके लिए, है ना। तो वो नहीं कर सकते ऐसा। तो आपने बात सही कही कि वो चाहते तो किसी के यहाँ लेबर ही कर लेते, पर फिर उनकी जमीन का क्या होता, सरकार तो उसे जब्त कर लेती। और ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत को जब आजादी मिली तो कहा जाता है कि हर एक वर्ग को भारत में आजादी नहीं मिली। भारत में संविधान में संपत्ति का अधिकार शामिल करके हमने बहुत बड़ी गलती की। और दूसरी बड़ी गलती हमसे ये हुई कि हमने भारत में भू राजस्व सुधारों को लागू नहीं किया। हमने लैंड रिफॉर्म को पूरे भारत में लागू नहीं किया। शर्त तो यही थी कि जितने भी बड़े जमींदार हैं उनकी सबकी जमीनों को छीन लिया जाएगा और लोगों में उन्हें इक्वली डिवाइड किया जाएगा, सभी लोगों में उन्हें समान रूप से विभाजित किया जाएगा। बट एक सच्चाई यह भी थी कि जो लोग ऊपर बैठ कर के लॉ बना रहे थे उसमें अधिकांश लोग जमींदार थे, अधिकांश लोग, या फिर उनके द्वारा समर्थित थे। अगर भारत में उस समय पर यह रिफॉर्म हो जाता और सभी के हिस्से में एक निश्चित भूमि की राशि आ जाती, तो शायद भारत में बहुत सी समस्याएं नहीं होती। याद रखिएगा कि आज सिर्फ और सिर्फ स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की वजह से पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में नक्सलवाद की शुरुआत हुई, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार नहीं हो पाए, जमींदार वर्ग वहां बना रहा, शोषण जारी रहा, और जो लोग हैं उनको जमीन का हिस्सा नहीं मिला। इसीलिए हमें देखने मिलता है कि बड़ी मात्रा में किसानों ने वहां पर ऐसा विद्रोह किया, एक हिंसक विद्रोह किया और एक विचारधारा को जन्म दिया जिसे नक्सलवाद कहा जाता है। हालांकि उस समय उनकी मांगे अलग थी, अब उनकी मांगे बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में जंगलों पर भी अधिकार कर लिया था ब्रिटेन के लोगों ने। जंगलों को बहुत बड़े पैमाने पर काटा गया वहां के रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो वहां पर जो ट्राइब्स थे या फिर वहां रहने वाले जो लोग थे, उन सभी लोगों ने इस बात का विरोध किया और आज़ादी के बाद भी हमने उसको ठीक नहीं किया, जबकि ज़रूरत थी कि हम एक सभी चीज़ों को ठीक करते, है ना। तो वो बहुत बेहतर रहता अगर ऐसा हम कर पाते। चलिए, तो अगली हेडिंग लगाइए, उत्तरदायी कारक। अगली सब हेडिंग लगाइए, उत्तरदायी कारक, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। नहीं, भूमि सुधार हो कहाँ पाया पूरी जगह, पूरे राज्यों ने उसे लागू नहीं किया। अभी हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, फिलहाल आप लिखें पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखें। लिखें, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने के पीछे, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने के पीछे ब्रिटिश आवश्यकताएं, ब्रिटिश आवश्यकताएं, स्थानीय परिस्थितियां, ब्रिटिश आवश्यकताएं, स्थानीय परिस्थितियां, ब्रिटिश आवश्यकताएं, स्थानीय परिस्थितियां एवं यूरोपीय विचारधारा की भूमिका थी, जिन्हें जिन्हें निम्न आधारों पर समझा जा सकता है, जिन्हें निम्न आधारों पर समझा जा सकता है।
चलिए इंग्लिश में लिखिए, द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बिहाइंड द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बिहाइंड द Rayotwari system was local geographical conditions, local geographical condition, comma, British needs and European ideology which can be understood by following रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने के पीछे ब्रिटिश आवश्यकताएं, स्थानीय परिस्थितियां एवं यूरोपीय विचारधारा की भूमिका थी, जिसे निम्न आधार पर समझा जा सकता है। अब इसमें 1 2 3 करके लिखो। नंबर वन, दक्षिण पश्चिम भारत में बड़े जमींदार वर्ग की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ बिग लैंडलॉर्ड क्लास इन साउथ वेस्ट इंडिया, एब्सेंस ऑफ लार्ज लिख लो, लार्ज लैंडलॉर्ड क्लास इन साउथ वेस्ट इंडिया। अगला पॉइंट, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से ब्रिटेन को, देखिए ये सब बातें मत कीजिए, आप किस प्रकार की बातें करते हैं क्लास में, ठीक? तो अधिकारी बनने जा रहे हैं, आप हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात करनी चाहिए, है ना? चलिए लिखें, स्थायी बंदोबस्त से ब्रिटेन को अपेक्षा अनुसार राजस्व ना मिलना, स्थायी बंदोबस्त से ब्रिटेन को अपेक्षा अनुसार राजस्व ना मिलना, ब्रिटिश वर नॉट गेटिंग expected revenue from permanent settlement, from permanent settlement, from permanent settlement। और तीसरा लिखिए, इंग्लैंड में रिकार्डो की लगान संबंधी विचारधारा, इंग्लैंड में रिकार्डो की लगान संबंधी विचारधारा जिसके तहत, इंग्लैंड में रिकार्डो की लगान संबंधी विचारधारा जिसके तहत मध्यस्थों की अनुपस्थिति होनी चाहिए, मध्यस्थों की अनुपस्थिति होनी चाहिए, ठीक है? इंग्लिश में लिख लीजिए, पॉपुलैरिटी ऑफ द कंसेप्ट ऑफ रिकार्डो, लैंड रेवेन्यू कंसेप्ट ऑफ रिकार्डो इन ब्रिटेन, popularity of the land revenue concept of Ricardo in Britain, according to which there should not be any mediator between taxpayer and government, ठीक है? तो रैयतवारी व्यवस्था को भी हमने समाप्त कर लिया, ये भी हमने खत्म कर ली। इसमें आप एक बात लिखें कि ये
सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हैं, तो ये आप लिख लेंगे। मैंने समझा दिए हैं आपको ये प्रभाव, ऐसी बात तो है नहीं कि हमने चर्चा नहीं की है। और अब मुझे लगता है कि आप भी इतने समझदार हैं कि ये चीज़ें आप ऑलरेडी कवर कर लेंगे। तो कल हम जो चर्चा करेंगे, महलवाड़ी छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है महलवाड़ी व्यवस्था। तो कल हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कृषि के वाणिज्यीकरण की, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। तो मुझे एक बात बताएं कि क्लास आपको समझ में आई या नहीं आई? क्लास समझ में आई या नहीं आई? टॉपिक क्लियर है? यस और नो एक बार बताइए मुझे कमेंट करके, क्लियर है या नहीं है? ठीक। और मुझे एक बात और बताओ, बहुत तेजी से तो नहीं पढ़ रहे हैं? स्पीड सही है पढ़ाने की? बताइए एक बार मुझे। स्पीड से समस्या तो नहीं है आप लोगों को कि सर बहुत तेजी से जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा है? ठीक। पीडीएफ अभी तुरंत अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। देखिए, समझते रहिए, जितना ज़्यादा आप समझेंगे उतना बेहतर रहेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आप समझेंगे उतना बेहतर रहेगा। ठीक। तो आपसे कल मुलाकात होगी और कल आपसे हम कृषि के वाणिज्यीकरण के बारे में बात करेंगे, और कोशिश यही करते हैं कि परसों, मतलब शनिवार या रविवार तक, हम इन सभी आर्थिक नीतियों की चर्चा कर लें, ताकि हम 1857 की क्रांति। और मुझे बार बार वो डायलॉग याद आता है, आप में से ही किसी व्यक्ति ने बोला था, बड़ा अच्छा डायलॉग लगा था कि सर ये क्या चल रहा है, वो ढिशुम ढिशुम वाला कुछ पढ़ाइए, 1857 की क्रांति। और मैं सच बताऊं, मैं बड़ा बहुत ही अहिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, और टीचर होते ही अहिंसक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। मुझे वो ढिशुम ढिशुम वाला पार्ट अच्छा नहीं लगता है, तो ये सब अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन इसमें दुख बहुत छुपा है, क्योंकि जब आप ये पढ़ते हैं ना, देखो वो तो एक प्रतिक्रिया है, लेकिन ये उसके पीछे के कारण है। आप सोच के देखिएगा जरा कि कितना शोषण हुआ है भारत के लोगों का, कितना शोषण हुआ। इससे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन और क्या हो सकता है ना? तो ये चीज समझ में आती है। चलिए, आगे कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।